शून्य। ठीक, कब अंतरित हुआ? जब हमारा जो आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तब हमारा क्या हुआ? यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ गया? शून्य। तब यहाँ पर इसमें लारेंज बल कितना होगा वह हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गई इसकी पहली स्थिति। यहाँ पर लिख देंगे यही चीज जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है, समझाई है, यही चीज हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि जब आवेशित गतिमान आवेशित का गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तब क्या निकाले हैं यहाँ पर? उस पर लगने वाला बल। ठीक, तो यानी कि F, तब हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? F बराबर किसके हो जाएगा? QVB साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी है। बायोलॉजी वाले बच्चे कहें कि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने ये हाई स्कूल में भी पढ़ा है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? शून्य, यानी कि F का मान कितना हो गया? 0। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जब कोई हमारा गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, तब उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन, इसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है? अब यह जो आवेशित कण है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही, परंतु इसकी दिशा क्या हो गई? इसके विपरीत हो गई। क्या हो गई? इसके विपरीत हो गई। यानी कि ये दोनों जो कोण अंतरित करेंगे वो कितना करेंगे? 180 डिग्री का कोण यहाँ पर अंतरित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरी कंडीशन, दूसरा केस क्या हुआ? जब गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षेत्र से विपरीत दिशा में गति करता है, तब थीटा बराबर अभी बताया आपको कितना जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, तब इस पर लगने वाला बल कितना जाएगा? F बराबर QVB साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी? 180 डिग्री। और साइन 180 का मान कितना होता है? 0। और जब 0 की गुणा इससे करेंगे तो कितना जाएगा? 0। यानी कि इन दोनों कंडीशनों से यह निष्कर्ष निकलता है, जब हमारा कोई भी आवेशित कण
या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर। समांतर का मतलब हो गया कि उसी की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और प्रति समांतर का मतलब हो गया है तो समांतर उसके परंतु विपरीत दिशा में जब गति करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल हमारा नहीं लगता। क्या हो गया कि उन दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई बल हमारा आरोपित नहीं होता। अब इसमें तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में चित्र में देखिए आप कि तीसरी कंडीशन में हमारा कोई गतिमान आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि इस तरह से चल रहा है, ठीक। तब यहां पर जो कोण बना वो कितना बना, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री का। तब इस पर कितना बल आरोपित होगा वह हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे कि जब गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तब थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पर 90। तो इस पर लगने वाला बल F बराबर QVB साइन, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90, और साइन 90 की वैल्यू पता है 1 यानी कि QV। ठीक, तीनों कंडीशनों में इसमें शून्य आया था, दूसरी कंडीशन में लगने वाला बल हमारा शून्य आया था, परंतु इसमें जो मान आया है F बराबर कितना है QVB के बराबर यहाँ पर आया है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर जब ये बराबर आया है यानी कि ये क्या है, अधिकतम मान आया है, यानी कि इसे F मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, यानी कि अधिकतम बल। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमारा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि जब कोई आवेशित कण जब कोई गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, गति करता है, तब उस पर लगने वाला अधिकतम बल किस कंडीशन में यानी कि किस स्थिति में होगा। क्या कंडीशन दे दी जाएगी जब वह समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब। दूसरी कंडीशन दे दी जाएगी जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब, या जब वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर है तब, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सी कंडीशन पे आया हमारा ये आंसर कि जब क्या है, जब गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर सीधा इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमारा ये आवेशित कण है, तो ये आवेशित कण इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब क्या है इस पर अधिकतम बल यानी कि अधिकतम बल इस पर क्या होगा, लगेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि गतिमान आवेशित कण दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा होता है वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा क्या होता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और वैद्युत क्षेत्र जो आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है, ठीक। और स्थिर आवेश, फिर से बता रहा हूं, स्थिर आवेश केवल एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। पहले इसे रफ कर देता हूं। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति
ठीक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति किस किस कंडीशन पे कैसी कैसी होगी, वह चीज हम इस हेडिंग में यहाँ पर पढ़ेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, इस क्रॉस से इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है?